गाइस कभी आप लोगों ने सोचा ये बात, ये जो बलून मेरे हाथ में है इसके अंदर जैसे ही हम लोग हवा फूंकते हैं अपने मुंह से तो इसका साइज इंक्रीज होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम लोग हवा मुंह से फूंकते हैं ना तो हवा गर्म रहती है, यानी जैसे ही गर्म हवा इस बलून के अंदर में जाती है ना, इस बलून की साइज इंक्रीज होने लगती है। अगर मैं बोलूं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होने लगता है तो आप क्या मेरे इस बात का बिलीव करोगे? अब बिलीव करना है तो करो, वरना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आज हम लोग समझेंगे चार्ल्स लॉ। ठीक है, आज हम लोग समझेंगे चार्ल्स लॉ जो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विवेक और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सिंग्स ट्यूटोरियल उसमें आप सबका स्वागत करता हूं। तो इस बलून को मैं भी रखूंगा और अब हम लोग आएंगे बोर्ड पे। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ, ठीक है, जैसे ही मैंने बोला कि जितनी ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ाओगे, जितना ही टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही आपका वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। चार्ल्स लॉ यही बताता है जितनी ज्यादा गर्मी उतनी ही ज्यादा गैस का एक्सपेंशन होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। चार्ल्स लॉ स्टेटमेंट क्या बोला है? एट अ कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर क्या होने वाला है? कांस्टेंट होने वाला है। ठीक है, प्रेशर जो है कांस्टेंट होने वाला है। कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। क्या बोला है? आपका जो प्रेशर होने वाला है ना वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा। जो मास है हमारा गैस का वो भी क्या है? फिक्स्ड है, वो भी चेंज नहीं होगा। तब क्या होगा? जो वॉल्यूम होगा ना, जो उसका वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस। और ये चार्ल्स लॉ जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। क्लास 10 वेस्ट बंगाल और ना ही केवल वेस्ट बंगाल, अदर बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक देखो और अगर समझ में आए तो लाइक कमेंट ठोको। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट समझ में आ गया। जितनी ज्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा गैस का क्या होगा? एक्सपेंशन होगा, यानी गैस बढ़ेगा। उतना ही ज्यादा गैस आपका बढ़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे इसके एक्सप्रेशन के बारे में। इसके एक्सप्रेशन के बारे में तो दोस्तों देखो एक्सप्रेशन में क्या बोला है? एक्सप्रेशन एट कांस्टेंट प्रेशर, हमारा जो प्रेशर रहने वाला है वो कांस्टेंट रहने वाला है। बॉयल्स लॉ में कुछ और था, बॉयल्स लॉ में कुछ और था। यहाँ पे टेम्परेचर सॉरी आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहने वाला है, वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपका वॉल्यूम V है और टेम्परेचर आपका T है, वॉल्यूम आपका V है और टेम्परेचर आपका T है, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू दी चार्ल्स लॉ लिख सकते हैं ना कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किससे? T से, यानी वॉल्यूम जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे टेम्परेचर से। क्लियर? क्लियर कैसे हुआ क्लियर भाई? क्योंकि अभी मैंने बोला कि जितनी ज्यादा टेम्परेचर होगी उतने ही वॉल्यूम आपकी इंक्रीज करेगी, यानी गैस एक्सपैंड करेगी। क्लियर हो गया? अभी यहां तक रखते हैं, उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम बनाया उसको समझेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि V जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T से। अब देखो एक कंटेनर है मेरे पास, ठीक है, इस कंटेनर में जो मेरा गैस है, गैस का जो वॉल्यूम है वो 5 ml है। ठीक है, और इसके अंदर मान लीजिए गैस के जो वॉल्यूम है जो 5 ml है, इसके अंदर जो मेरा मास है गैस का, मान लीजिए कितना? 6 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, यानी 6 मॉलिक्यूल्स, यानी जो मास है उसका 6 मॉलिक्यूल से बना हुआ है, मान के ऐसा समझो। ठीक है, मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर 5 ml क्या है? गैस भरा हुआ है। उसका जो मॉलिक्यूल्स है देखो कितने मॉलिक्यूल्स है? 6 मॉलिक्यूल्स है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3, ये 4, ये 5 और ये 6, टोटल 6 मॉलिक्यूल्स है। और जो प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है वो क्या है? 1 atm। atm मतलब एटमॉस्फेयर। ठीक है, 1 ये यूनिट है प्रेशर का। ठीक है, ये यूनिट है प्रेशर का। तो 1 atm प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है। कब? जबकि इसका टेम्परेचर था 100 डिग्री केल्विन। जब कि इसका प्रेशर था 100 डिग्री केल्विन, नॉट सेल्सियस, केल्विन। समझ में आया? एक कंटेनर है, एक कंटेनर में 5 ml गैस रखा हुआ है जिसमें कितने भाई मॉलिक्यूल्स है? 6 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, और उसपे जो टेम्परेचर अप्लाई है वो कितना है? उसका जो टेम्परेचर है 100 केल्विन है। जैसे ही मैं इस कंटेनर पे क्या लगाता हूं? हीट अप्लाई करता हूं, यानी टेम्परेचर को क्या करता हूं? इंक्रीज करता हूं। ठीक है,
तो अभी हम लोग चार्ल्स लॉ में क्या पढ़े, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगी ना, आपकी गैस का जो एक्सपेंशन होगा यानी वॉल्यूम भी होगा वो भी इंक्रीज होगा, राइट, इंक्रीज होगा। मतलब जितनी ज्यादा आप उस बलून के अंदर हवा भरोगे ना, वो बलून क्या होगा, एक्सपैंड करेगा। और हवा जब भरोगे ना, हवा में क्या होगी, गर्मी होगी, हीट रहेगी। जितनी ज्यादा हीट उसके बलून के अंदर जाएगी, गैस आपकी क्या होगी, एक्सपैंड होने लगेगी। क्लियर हो गया ये चीज, क्लियर हो गया। जैसे हीट अप्लाई कर रहे हैं, हीट अप्लाई कर, देखिए टेम्परेचर जो था मेरा 100 डिग्री था, 100 सॉरी डिग्री नहीं बोल रहा हूं, 100 केल्विन था। अब टेम्परेचर कितना हो गया आपका, 200 केल्विन हो गया, 200 केल्विन हो गया, राइट। वॉल्यूम आपका क्या हो गया, 5 से क्या हो गया, 10 ml हो गया। क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वो दोनों क्या है, वॉल्यूम और टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, वॉल्यूम भी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर, यही चार्ल्स ने हम लोगों को बताया था, ठीक है, यही चार्ल्स लॉ में लिखा हुआ भी है। यानी हम लोग बहुत ही इजी तरीके से समझ सकते हैं कि जब मेरी टेम्परेचर जो थी 100 केल्विन थी, और जब 100 केल्विन से अगर मैं उसको 200 केल्विन में ला रहा हूं, तो आपकी जो वॉल्यूम है ना, वो भी इंक्रीज करेगी इक्वल अमाउंट में। वॉल्यूम कितनी थी, 5 ml थी, अब कितनी हो गई भाई, 10 ml हो गई। क्लियर। लेकिन चार्ल्स लॉ में और एक बात बोला गया था, प्रेशर आपका कांस्टेंट होना चाहिए और जो मास होना चाहिए वो भी फिक्स्ड होना चाहिए। क्लियर, आइए देखते हैं। तो प्रेशर कितना है, 1 atm यहाँ पे भी है, और प्रेशर भी आपका यहाँ पे भी 1 atm है। यानी हम लोग क्या किए हैं, कांस्टेंट प्रेशर को लेके चले हैं, ठीक है। प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। अब आइए मास में देखते हैं। यहाँ पे टोटल 6 मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे टोटल 6 मॉलिक्यूल्स थे। देखिए वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम कम था। यहाँ पे जैसे ही हम लोग टेम्परेचर अप्लाई किए ना, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। लेकिन जो इस गैस के मॉलिक्यूल्स थे ना, वो सेम नंबर में है। देखिए 1 2 3 4 5 6, अभी भी मेरे मॉलिक्यूल्स जो है ना वो सेम है। यानी क्या है, फिक्स्ड मास है वो हमारा, ठीक है। हमारा मास क्या है, अभी भी फिक्स्ड है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, वॉल्यूम भी आपकी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगी, वॉल्यूम भी डिक्रीज होगी। क्लियर, क्लियर हो गया, बहुत अच्छा। अब हम लोग आते हैं एक्सप्रेशन के ऊपर, ठीक है। अब ये कांस्टेंट को हटाने के लिए मेरे को एक के लेना पड़ेगा, जो कि होता है कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, v इक्वल्स टू के टी। के क्या है आपका, कांस्टेंट है, के आपका क्या है, कांस्टेंट है। और अगर मैं चाहूं तो इस के का वैल्यू क्या लाऊंगा, v अपॉन टी। v अपॉन टी इक्वल्स टू के, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट। क्लियर हो गया, यानी v अपॉन टी इक्वल्स टू के हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा। हम लोगों ने बॉयल्स लॉ में सेम लॉजिक अप्लाई किया था, ठीक है। हम लोग कांस्टेंट का वैल्यू निकाले थे, यहाँ पे भी हम लोग कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लिए, दैट इज v अपॉन टी। यानी वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर का जो रेशियो होगा वो आपका बराबर हो जाएगा किसके, कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर जो होगा बराबर हो जाएगा आपके कांस्टेंट के, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो इस केस में, सॉरी इस केस में देखो, अगर मैं ये चीज अप्लाई करता हूं इस केस में, तो पर्टिकुलर इस कंटेनर के लिए, पहले कंटेनर के लिए हम लोग के का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, के का वैल्यू लिख सकते हैं ना, के जो है आपका बराबर हो जाएगा v1 अपॉन t1, ठीक है। और इस केस के लिए के का वैल्यू क्या हो जाएगा, v2 अपॉन t2, राइट, राइट। अब देखो यहां पे भी कांस्टेंट है, यहां पे भी कांस्टेंट है। यानी जब दोनों कांस्टेंट का वैल्यू, जब दोनों कांस्टेंट मेरा सेम है, वैल्यू देखो अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे v1 अपॉन t1 आ रहा है, यहाँ पे v2 अपॉन t2। यानी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि v1 अपॉन t1 आपका बराबर हो जाएगा v2 अपॉन t2। ये मैंने बॉयल्स लॉ में भी बोला था। कैसे कि अगर मान लीजिए a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 1 होता है, तो हम बोल सकते हैं a का भी वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, आपका b का भी वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, और आपका c का भी वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे v1 अपॉन t1 इक्वल्स टू v2 अपॉन t2, और यही मेरा चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला है। इसी यहाँ पे t1 होगा, इसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग मैथमेटिकल्स न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होप आपको चार्ल्स लॉ समझ में
आया होगा। कैसे हुआ? आपका ये दोनों के हुआ, दोनों कांस्टेंट के बराबर है, यानी हम लोग लिख सकते हैं ना V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2, लिख सकते हैं। इजी है, कुछ नहीं है इसमें समझने का। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ क्या बोलता है भाई? प्रेशर कांस्टेंट रखो, टेम्परेचर को इंक्रीज करो, वॉल्यूम अपने आप इंक्रीज होने लगेगी। टेम्परेचर को इंक्रीज करो, वॉल्यूम अपने आप इंक्रीज होने लगेगी उस पर्टिकुलर गैस का। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो इस चैनल को, बहुत मेहनत होती है वीडियो बनाने में। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें, माता पिता का सेवा करें। जल्दी मिलते हैं और एक नई टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत माता।